ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। बेसिकली देश के अंदर जाके अमेरिकी सेना ने एक देश के वर्तमान सिटिंग प्रेसिडेंट को वहां से एब्डक्शन उसका कर लिया, उसको वहां से कैप्चर कर लिया और सफलतापूर्वक उसका एक्सट्रैक्शन करके उसे बाहर भी ले आए। जैसे ही इस ऑपरेशन की खबर आई वैसे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और कई सारे देशों के तो वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष जो है उनकी रातों की नींद उड़ गई कि अगर अमेरिका वेनेजुएला के साथ ऐसा कर सकता तो हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। लेकिन ये चाहे जो भी इसके बारे में पक्ष या विपक्ष में हम लोग बातें करें, मिलिट्री के तौर पर देखें तो ये ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं निकोलस मादुरो की, तो निकोलस मादुरो किसी पुराने ज़माने में कोई मध्यकालीन इतिहास के कोई राजा नहीं है जिनके पास एक पुरानी हथियारों से लड़ने वाली सेना हो जो तलवार और ढाल से लड़ाई करती हो। निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, इनके पास एक पूरी तरह से मॉडर्न आर्मी थी। एक मॉडर्न आर्मी और एक मॉडर्न तरह की इनके पास हम कह सकते हैं हवाई सेना थी। सुखोई जैसे फाइटर प्लेन है इनके पास, सुखोई F-16, इस तरह के जो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल फाइटर प्लेन्स हैं वो निकोलस मादुरो के वेनेजुएला में थे। इसके अलावा सरफेस टू एयर जैसे भारत के पास S-400 सिस्टम है जिसको हम लोग सुदर्शन चक्र के तौर पे जानते हैं, उसी का थोड़ा सा एक स्टेप डाउन वर्जन है, डिग्रेडेड वर्जन जिसको आप कह सकते हैं, जिसको नाम है S-300। और ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल मिसाइल सिस्टम है, यानी कि वेनेजुएला के आकाश में अगर कोई भी हवाई जहाज किसी भी देश का अगर एंटर करता तो ये मिसाइल सिस्टम इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो उसको मार गिराने में सक्षम था। साथ ही साथ वेनेजुएला के पूरे देश में अलग अलग जगहों पे स्ट्रेटजिक लोकेशंस पर मिलिट्री ने अपने रडार लगा रखे थे ताकि किसी भी तरह की गतिविधि अगर हवा में होती है, ज़मीन पे होती है तो उसका पता लगाया जा सके। और इन सब के साथ साथ वेनेजुएला के पास कमांडोज की पूरी सेना है, पूरी की पूरी वेल ट्रेन्ड और आर्म्ड आर्मी थी। तो इतनी ज़्यादा सुरक्षा के तहत जो है किसी भी देश में हम बात करें, चाहे वो कोई भी दुनिया का देश हो, उसके पास आज की तारीख में बेसिकली इतने सारे एलिमेंट्स तो होते ही हैं। फिर यहाँ पर जो वेनेजुएला में जहाँ मादुरो थे, कैराकस नाम की जगह पे जो शहर है कैराकस, उस शहर तक जाना था आपको, बेसिकली वहाँ तक पहुँचना था। उसके बाद राष्ट्रपति का जो हेवली फोर्टिफाइड महल है जिसके अंदर बहुत सारे सुरक्षा गार्ड, मशीनें, सरफेस टू एयर मिसाइलें लगी हुई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होने के बावजूद अमेरिका वहाँ पहुँचा, वहाँ इनके कमांडो उतरे हैं और वहाँ से इन्होंने मादुरो का एक्सट्रैक्शन कर लिया। और ये जगह जो है, जो हमारे जो पैलेस दिख रहा है मादुरो का, ये वेनेजुएला में जिस पोजीशन पर अगर आप पूरा का पूरा वेनेजुएला देखेंगे तो चारों तरफ से जो वेनेजुएलन एयरफोर्स के हवाई अड्डों से घिरा हुआ है। बेसिकली अमेरिका को इस वेनेजुएला में इस जगह पर जाने का मतलब ये था कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना था और वहाँ से अपना जो जो वहाँ से मादुरो को निकाल करके उन्हें बाहर लाना था। और इसमें कैजुअल्टी होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अमेरिका ने इस ऑपरेशन को इतनी सक्सेसफुली अंजाम दिया कि अभी तक जो खबर आ रही कि अमेरिका में एक भी सिंगल डिजिट में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। उनका एक एयरक्राफ्ट था जिसमें थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है और वो भी एयरक्राफ्ट जो है हवा में उड़ते हुए वापस अमेरिका के बेस तक पहुंच गया। यानी कि अगर हम देखें तो अमेरिका को लगभग जीरो की मात्रा में कोई भी डैमेज नहीं हुआ और सारा का सारा डैमेज जो है वेनेजुएलन आर्मी और एयरफोर्स के लोगों को हुआ है। 40 से ज़्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो सभी लोगों के मन में एक बात थी कि इस तरह का ऑपरेशन अमेरिका ने कैसे अंजाम दिया। तो जो अमेरिका का ये ऑपरेशन था उसकी जो पहली जो सीढ़ी थी वो थी दुश्मन को अंधा करना। यानी दुश्मन को अगर हम अंधा कर दे तो दुश्मन देख ही नहीं पाएगा कि कहाँ से अटैक होने वाला है। और इसके लिए जो सबसे पहले जो प्लेन, क्योंकि 150 ज़्यादा प्लेन इस ऑपरेशन में लगे हैं, 20 अलग अलग हवाई अड्डों से उड़ानें भरी गई हैं और वहाँ से अलग अलग पावर के, अलग अलग शक्ति के, अलग अलग शक्ति धारक प्लेन जो हैं वो वेनेजुएला में एंटर किए हैं और सब ने अपना अपना एक स्पेशल रोल अदा किया था, जिसमें से एक भी प्लेन अगर अपना रोल अदा ना कर पाता तो उस पूरा का पूरा ऑपरेशन ही फेल हो जाता। तो पहला प्लेन जिसने मादुरो की सेना को अंधा करने का काम किया वो है आपका E-18 ग्रॉलर। ये सिंपल तरह का प्लेन दिखाई पड़ रहा है, इस तरह के फाइटर प्लेन हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा प्लेन दुनिया की बहुत ही कम सेनाओं के पास है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, ये बम से हमला करना कम पसंद करता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से संबंधित प्लेन है और इसके अंदर लगे हुए जो उपकरण है ये क्या काम करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ते हैं। इससे होता क्या है, जितने भी रडार्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे रडार्स को ये प्लेन जो है बिल्कुल बेकार कर देता है। यानी रडार काम तो करते रहेंगे लेकिन रडार की स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा।
इसी वजह से जब अमेरिकी सेना एंटर कर रही थी, जब उनके प्लेन्स इनके एयरफोर्स में आ रहे थे, एयरफील्ड में आ रहे थे, तब ऐसी स्थिति में उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि कहाँ से कौन प्लेन आ रहा है। बेसिकली रडार स्क्रीन पूरी की पूरी ब्लैंक हो गई। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो सिग्नल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स ये प्लेन छोड़ता है, उस सिग्नल की वजह से जो राजधानी कैराकस है वहाँ का पावर ग्रिड फेल हो गया। यानी कि पूरा का पूरा जो जिस शहर में एंटर करके मादुरो को लाना था, उस शहर की बिजली जो है अमेरिका ने हवा से ही बंद कर दी। हवा से ऐसे सिग्नल छोड़े गए, इस प्लेट के द्वारा ऐसे सिग्नल छोड़े गए कि पूरा का पूरा जो ग्रिड्स था वो पूरा का पूरा फेल हो गया। इससे क्या है फायदा, ये हुआ कि अंधेरे का लाभ उठा करके लो फ्लाई करते हुए जो उनके हेलीकॉप्टर्स थे वो मादुरो के पैलेस तक आसानी तक पहुंच गए और उनको किसी भी तरह का उनके ऊपर ज़्यादा बड़ा हमला नहीं हो पाया। तो पहला जो चीज़ थी, यानी कि दुश्मन को अंधा बनाने का काम, वो E-18 ग्रॉलर ने वो बहुत अच्छी तरह से बखूबी अंजाम दिया। फिर हमारे अलग अलग, यानी कि ये भी तो था कि कोई ना कोई प्लेन, मादुरो की सेना का कोई एयरफोर्स का प्लेन हवा में उड़ सकता है या उसकी सेना कोई ना कोई काम कर सकती है, तो उनकी करनी थी निगरानी। और निगरानी करने के लिए जो ये जो जिसका हम कहते हैं रिकॉनिसेंस आपकी ग्राउंड बेस हो सकती है। ज़मीन पर अगर कोई टारगेट है तो उसके बारे में पता करना है कि वो कैसे मूवमेंट कर रहा है और आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है या नहीं। या हवा में अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो हवा के मूवमेंट का पता लगाने के लिए स्पेशल तरह के प्लेन है हॉकआई। तो हॉकआई प्लेन, ये वाला जो प्लेन था, इसके ऊपर बड़ा सा आपको रडार एंटीना दिखाई पड़ेगा और इस रडार एंटीना के जरिए जो है इसने हवा में जितने भी एरियल थ्रेट है उन्हें समय से पहले ही डिटेक्ट कर लिया। इसके साथ साथ जो अमेरिकी वायुसेना है उसके पास बहुत ही ज़्यादा वेल सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी पावरफुल उसके पास है रिकॉनिसेंस ड्रोन्स, और इन ड्रोन्स के ज़रिए और साथ ही साथ हॉकआई के ज़रिए जो है हवा और ज़मीन दोनों जगह पे अमेरिका लगातार निगरानी रखता रहा और मादुरो की सेना में जितना भी हल्की सी भी हरकत उसने की उसका पता उन्हें समय से पहले ही लग गया। फिर बात आती कि इतने सफर से तो काम होना नहीं था। हवा में केवल निगरानी रखने से काम नहीं होना है, हवा में चाहिए पूरी की पूरी टोटल एयर सुप्रीमेसी, और एयर सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए वहां पर अमेरिकन एयरफोर्स के सबसे घातक विमानों में से एक F-22 रैप्टर और F-35 जैसे प्लेन, जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इस तरह के एयरक्राफ्ट ने पूरा का पूरा एयर स्पेस को डोमिनेट कर लिया। यानी कि अगर कोई भी प्लेन, दुनिया का कोई भी प्लेन इन 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के सामने अगर आता तो उसको ये मार कर वहीं पर नष्ट कर देते। तो अब एक तो यही नहीं पता चल रहा है कि दुश्मन के प्लेन कहाँ है, सारा के सारे रडार काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर से इस तरह के हवाई जहाज वहाँ पर हवा में उड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मादुरो की सेना के पास किसी भी तरह का, हम कह सकते हैं, रिस्पांस देने की क्षमता उसने युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी थी। इसके बाद जो ज़मीन है, ज़मीन पर भी बहुत सारे टारगेट्स ऐसे थे जिनको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी था। उन टारगेट्स को, उन जगहों को न्यूट्रलाइज किए बिना मादुरो के पैलेस तक पहुंचना अमेरिकी सेना के लिए लगभग नामुमकिन था। और ये टारगेट्स ऐसे थे जिनको छोटे बमों से नष्ट नहीं किया जा सकता था। तो इसके लिए इन 150 प्लेन के फ्लीट में एक और नया प्लेन जोड़ा गया था जो बॉम्बर प्लेन है, B-2 लैंसर। B-2 लैंसर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये सिंपल प्लेन इंजन से नहीं चलता, ये जेट इंजन से चलने वाला प्लेन है, यानी कि सुपरसोनिक रफ्तार से जाता है, काफ़ी ज़्यादा बड़े बम्स को ले जा सकने में सक्षम है और ये ज़मीन पर उपस्थित सारे के सारे टारगेट्स इस प्लेन ने वहीं पर नष्ट कर दिए। तो जितना वक्त बीतता गया, जितना समय बीतता गया, मादुरो की सेना, उसके जितने भी टारगेट, जितने भी फोर्टिफिकेशन थे, वो धीरे धीरे करके ताश के महल की तरह गिरना शुरू हो गए। तो ये सब होने के पश्चात अंतिम बात क्या थी कि मादुरो को उसके पैलेस में जाना है, वहाँ से उसको किसी तरह से जीवित कैप्चर करना है। उनकी एम्फेसिस थी कि जिंदा ही मादुरो को लेकर, वहाँ से निकोलस मादुरो को लेकर आए। तो इसके लिए यूज़ किया गया चिनूक हेलीकॉप्टर। 50 से 55 लोगों को ले जा सकने में सक्षम ये ट्रांसपोर्ट एक तरह का एयरक्राफ्ट है। इंडिया के पास भी ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, अमेरिका से हमने परचेज किए। और चिनूक एक एयरक्राफ्ट जो है, इसने सबसे पहले जो एलीट डेल्टा फोर्स है उसको वहाँ पे लेके गया। क्योंकि चिनूक बहुत धीमी गति से फ्लाई करता है, इसलिए इसके साथ इसकी सुरक्षा के लिए अपाचे जैसे गनशिप भी साथ में चल रहे थे। ये भी हेलीकॉप्टर ही हैं, लेकिन इनके अंदर सारे के सारे बम्स, गन्स, मिसाइलें सब की सब लगी हुई थी और इन्होंने ग्राउंड पे मौजूद जितने भी ट्रूप्स थे सबको नेस्तनाबूद कर दिया। अंतिम में चिनूक से उतरे डेल्टा फोर्सेस के जो हमारे सैनिक हैं, जो अमेरिका के सैनिक हैं, वो इस पैलेस में उतरे। हैवली फोर्टिफाइड पैलेस था, वहाँ पे ये उतरे और पैलेस में उतरने के बाद ये डेल्टा फोर्स के जितने भी जवान थे
इन्होंने बहुत ही कम समय में मादुरो को ओवरपावर कर दिया और वेनेजुएला और उनके प्रेसिडेंट की पत्नी को वेनेजुएला में इंटर करने के पश्चात मात्र मान लीजिए 20 से 25 मिनट के अंदर ही ये सारा का सारा ऑपरेशन खत्म हो गया। और वहां से एक्सट्रैक्शन करने के बाद एक एम्फीबियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है इओजीमा में निकोलस मादुरो उनकी पत्नी को लेकर के ये वापस जो है अमेरिका की तरफ चल दी। तो सारा का सारा ऑपरेशन रात के 2 बजे शुरू हुआ और 4 बजे के आसपास, 4:15 बजे के आसपास मादुरो और उनकी पत्नी जो है वो कैरेबियन सी में एम्फीबियस जो शिप है इओजीमा, उसके जरिए जो है ये यूएसए की तरफ ये लोग कूच कर चुके थे। आज की तारीख में किसी ज़माने में, ज़्यादा वक्त पुरानी बात है, कुछ घंटे पहले जो व्यक्ति वेनेजुएला जैसे एक बड़े देश का प्रेसिडेंट था, आज की तारीख में वो अमेरिका की जेल का एक सामान्य कैदी बन के रह गया है। तो ये ऑपरेशन आज की तारीख में अगर हम इसके सही और गलत को अलग रख दें, इसमें किसने सही किया, किसने गलत किया, तो किसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, जियोपॉलिटिक्स पे इसका क्या असर होगा। लेकिन अगर डिफेंस एनालिसिस के तौर पे देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमेशा की तरह एक ज़्यादा अच्छी उन्नत टेक्नोलॉजी से युक्त देश जो है एक कम उन्नत टेक्नोलॉजी वाले देश को हमेशा परास्त करता रहा है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तौर पे हमें दिखाई पड़ रहा है, जो शायद ही इस तरह का ऑपरेशन आने वाले कई वर्षों में दोबारा दोहराया ना जा सके। तो ये था हमारा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व पर वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।